सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग चार्ज बेसिकली होता क्या है। एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि आपको हायर क्लासेस में भी बहुत यूज़ आने वाला है। हम लोग जानते हैं किसी बॉडी में दो तरह के फंडामेंटल चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज योर प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन में चार्ज होता है प्लस ई और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस ई, जहाँ पे ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आप किसी बॉडी को लोगे, यू विल फाइंड दैट यू विल हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड देयरफॉर द नेट चार्ज विल बी 0। अब कोई बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो व्हाट विल हैपन, द कैंसिलेशन ऑफ चार्ज वॉन्ट टेक प्लेस और चार्ज एक बॉडी में एक नेट चार्ज डेवलप हो जाता है। देयरफॉर अ चार्ज इज बेसिकली फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पर दो केसेस पॉसिबल है। पहले केस में यदि एक बॉडी है जिसके पास पहले इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे तो बॉडी न्यूट्रल था, अब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए वहाँ पे चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, इस बॉडी पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हम लोग लिखते हैं Q + Ne। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी। दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी है, यदि एक बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है बाहर से तो क्या होगा, नाउ यू विल नॉट हैव एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स राइट टू कैंसिल द नेगेटिव चार्ज एंड देयरफॉर द बॉडी विल गेन अ नेट नेगेटिव चार्ज। इस बार हम लोग Q क्या लिखते हैं, -Ne। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, Q = Ne, वेयर वी से दैट N बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू Z। Z इज व्हाट, Z इज बेसिकली योर इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। E is 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज द SI यूनिट फॉर चार्ज। हमारे पास एक डिवाइस होता है कॉल्ड एज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर विच विल हेल्प यू टू मेजर द अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी। ठीक, तो चलिए सीखते हैं हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। A net transfer of charge through a given cross sectional area results in an electric current। आपके पास यदि कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसके थ्रू कुछ चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि इस एरिया के थ्रू एक करंट का फ्लो हो रहा होता है। दिस हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। नाउ मैथमेटिकली हाउ वी डिफाइन, इफ दिस चार्ज crosses this cross sectional area in time t seconds, then the current through this cross sectional area is given by the formula I = Q/T, that is your rate of flow of charge through this cross sectional area is defined as current। जरा इसकी यूनिट की बात करते हैं हम लोग। We all know that unit of charge is what, coulombs, unit of time is what, seconds। तो जो कूलम बाय सेकेंड होता है इसको हमने फिजिक्स में एक और यूनिट डिफाइन किया है, एम्पेयर। एम्पेयर इज वन ऑफ द 7 बेस यूनिट्स इन फिजिक्स। सो एम्पेयर इज द SI यूनिट फॉर करंट। हमें ये पता है Q की वैल्यू कितनी होती है, Ne। दिस कम्स फ्रॉम क्वांटाइजेशन इक्वेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे N क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E क्या है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। अब आपसे यदि किसी ने पूछा फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आप क्या करोगे, यहाँ Q की वैल्यू आप 1 सेट कर रहे हो और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹, तो आप डिवाइड करोगे 1/1.6 × 10⁻⁹। ये 10⁻⁹ यदि ऊपर लोगे तो आप ये बन जाएगा 10⁻+19। उसको हमने ब्रेक किया यहाँ पर 10 × 10⁻18 एंड 10/1.6 विल बी 6.25 and this will be carried from here, so 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या समझ में आया, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर हाउ वी डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 कूलम/1 सेकंड, दैट इज if 1 coulomb of charge crosses this cross sectional area in 1 second, we will say that 1 ampere of current has flown through this cross sectional area, or if 6.25 × 10⁻18 number of electrons crosses this cross sectional area in 1 second, we say that 1 ampere of current has flown through this cross sectional area। Now how we have defined direction of current here? Conventionally direction of current is taken opposite to the flow of negative charges। electrons में negative charge होता है तो ऐसे भी बोला जाता है it is taken opposite to the direction of flow of electrons। Ammeter is the device which is used to measure electric current and is always connected in series across the component across which we want the current measurement, right। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। और एक बात बहुत अच्छी है आपको नोट करनी है यहाँ पे, जो कि है रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और आइडियल एमीटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिंबल जो एमीटर के लिए होता है वो ये होता है आपके पास, यदि करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता है, इधर प्लस लिखते हो इधर माइनस लिखते हो आप, और ये डायरेक्शन ऑफ एरो इधर दिखाते हो, इट इंडिकेट्स द करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। चलिए हम लोग समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस यूनिट के लिए।
आपके पास मान लो कोई चार्ज Q दिया हुआ है, मुझे इस चार्ज के लिए इस रेफरेंस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता है। तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे यदि कोई चार्ज हम लोग रखेंगे तो ये चार्ज उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी फॉर द गिवन पॉइंट। अब वहाँ से एक रेफरेंस चार्ज Q को हम लोग मूव करते हैं स्लोली और इस पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, इसको ऐसा करने पे हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हम जो भी वर्क डन करते हैं उसको उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं एंड दिस हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ। इस यूनिट की बात करते हैं, इस यूनिट को हम लोग वोल्ट्स बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है, जूल अपॉन कूलम के बराबर होता है। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अभी हमने यदि दो रेफरेंस पॉइंट लिया 1 and 2 इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अभी हम लोग इन दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज योर V2 माइनस V1। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ। अब इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बैटरी में यूज़ करते हैं टू डिफाइन द EMF और द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। आपके पास एक बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैटरी दैट यू आर टेकिंग देयर। ओके, नाउ इसके अंदर एक आपके पास रेडॉक्स रिएक्शंस होता है, जिसके कारण क्या होगा, एक एंड पे ऑक्सीडेशन होगा और एक एंड पे रिडक्शन होगा। इसको हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस के कारण इस बैटरी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैटरी फोर्स, जो क्या करेगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस को एक एंड पे लाएगा और सारे नेगेटिव चार्जेस को दूसरे एंड पे लाएगा। ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा, बैटरी के अंदर एक सेपरेशन ऑफ चार्ज दिखेगा हम लोगों को, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा बैटरी के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक नेचर होता है, वो फोर्स लगाता है चार्जेस पर। पॉजिटिव चार्ज पर वो अपने डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्जेस पे वो अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब क्या, ये लेयर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उस समय क्या हो रहा होगा, मान लो आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज लोगे तो इस पर बैटरी फोर्स तो FB लग रहा होगा, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी FE लगेगा। दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी और इस पर कोई भी और फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। वैसे ही नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रहा होगा, पहले बैटरी फोर्स उसको इधर ढकेल रहा होगा, ठीक है ना, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आ रहा होगा तो क्या होगा, इधर में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दोनों इक्वल होगा और फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे कैसे हम लोगों ने वोल्टेज डिफरेंस डिफाइन किया है इसके लिए, यदि आप एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाते हो, जो भी आपको वर्क डन करना पड़ता है उसको उसी चार्ज से डिवाइड कर दो। दिस इज हाउ वी डिफाइन द EMF और द वोल्टेज डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी। अब इस बैटरी को हमने एक सर्किट में लगाते हैं, दिस इज सिंबल फॉर बैटरी। इस पॉजिटिव एंड को एक बड़े डंडे से दिखाते हैं और छोटे वाले को छोटे डंडे से दिखाते हैं, ठीक है ना। अभी बाहर में आपने एक रेसिस्टर लगा दिया यहाँ पे, ओके। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हुआ था वो इस वायर में बाहर की तरफ डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से मूव करना शुरू करेगा इस सर्किट पे, वाई, ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पर आ जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ये लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा ना, बट बैटरी फोर्स वो अलाउ नहीं करेगा। व्हाट दिस बैटरी फोर्स विल डू, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था उसको ये फिर से फोर्स लगा के यहाँ पे ले आएगा। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, बैटरी ने वर्क किया और उसी वर्क के कारण कुछ एनर्जी मिला और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी को डिसिपेट करता है, वापस यहाँ आता है, फिर से उससे वर्क होता है और कंटिन्यूसली ऐसे ही मूव करते रहता है। देयरफॉर दिस लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल नॉट गेट डिस्टर्ब, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज हाउ अ बैटरी वर्क्स व्हेन यू कनेक्ट थ्रू अ सर्किट। एंड हाउ वी मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डिवाइस कॉल्ड एज वोल्टमीटर, और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। दिस इज सिंबल फॉर वोल्टमीटर। और एक बात आपको याद रखनी फिर से, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी वेरी लो। अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, क्या उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और क्या उसका आउटकम आया था, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको हम लोग। ये आपका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें क्या आपने बहुत सारे सेल्स यूज़ किए हैं, ठीक है ना। यदि आपने जॉकी को यहाँ कर रखा है, इसका मतलब क्या आप इस सर्किट में एक सेल को यूज़ कर रहे हो। ये जॉकी यहाँ जाएगा, इसका मतलब क्या 2 सेल्स को यूज़ कर रहे हो। ये जॉकी यहाँ मतलब क्या 3 सेल यूज़ कर रहे हो, एंड सो एंड सो। तो क्या होता है, आपने यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा रखा है। रेसिस्टर इज बेसिकली एक कंडक्टर, ठीक है ना। उसके पैरेलल में आपने एक वोल्टमीटर लगाया और सीरीज में एक एमीटर लगाया। वोल्टमीटर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी रीडिंग को बताएगा और एमीटर जो इसके थ्रू करंट पास करेगा उसकी रीडिंग को बताएगा,
ठीक है ना। सेम सर्किट आप यदि आईसीएसई बुक को देखोगे तो उन्होंने ऐसे दिखा रखा है, उसमें वो बोलते हैं कि नहीं हम सेल्स को फिक्स रखेंगे, एक ही सेल रखेंगे, ठीक है ना, विल नॉट वैरी द नंबर ऑफ सेल्स, बट यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल रेसिस्टर कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको रियोस्टैट भी बोला जाता है फिजिक्स में। क्या होता है, जब करंट वापस आ रहा होगा ना, तो इस जॉकी को हम लोग यदि आगे पीछे मूव करेंगे ना, तो विल गेट वेरिएबल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। उसके कारण क्या होगा, फिर से आपका V और A रीडिंग चेंज करेगा, फिर से हम लोग स्टडी कर सकते हैं द वेरिएशन ऑफ V एंड A, बिकॉज ओम्स लॉ में बेसिकली हम लोग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड वेरिएशन ऑफ करंट अक्रॉस अ रेसिस्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी दिस सर्किट है। हमने क्या किया, पहले बार में एक ही सेल यूज़ किया, तो कुछ यहाँ रीडिंग आई V1, यहाँ कुछ रीडिंग आई I1, फिर हमने इस जॉकी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 सेल आया, यहाँ कुछ रीडिंग आई, यहाँ कुछ रीडिंग आई, V2 I2, वैसे यहाँ शिफ्ट किया V3 I3। हर एक केस में हमने देखा कि V1 बाई I1 का जो रेशियो निकाला ना वो सेम आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, दैट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर एंड द करंट का रेशियो सेम आता है, उसी को हम लोग R लिख देते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और V इक्वल्स टू IR, इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यदि आप V को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो y एक्सिस पे और I को x एक्सिस पे, तो जो R होगा दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, उसको R लिखते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। यदि आपने I वर्सेस V प्लॉट किया तो थीटा आपका 1/R हो जाएगा, और यदि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ग्राफ बेसिकली किसके लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ दिया हुआ है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस वोट ओम, इसका सिंबल ये होता है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर दिखाया है आपको, जिसका कि लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, ठीक है ना। तो जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है ना। इफ़ यू कंबाइन दिस टू, आपको क्या मिलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इफ़ यू रिमूव दिस एंड ब्रिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि रो होता है, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो L बाई A। ये जो रो होता है ना, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, राइट। सो देयरफॉर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रो की वैल्यू भी बढ़ती है, राइट। देयरफॉर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच R डिपेंड्स, आप बोलोगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, L मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर इज द यूनिट फॉर रो, राइट। फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू D/2, तो आप पाई D²/4 ले सकते हो। सिल्वर और कॉपर इन दोनों का रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, इसलिए ये लोग काफ़ी अच्छे कंडक्टर बोले जाते हैं, ठीक है ना। और चूँकि कॉपर इकोनॉमिकली बहुत चीप होता है, तो इसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ करते हैं। निक्रोम बेसिकली एक अलॉय होता है मैग्नीज, निकल, क्रोमियम एंड आयरन का। इसमें ज़्यादा परसेंटेज निकल की होती है, फिर क्रोमियम की होती है, फिर मैग्नीज की, और आयरन बहुत ही कम होता है। इस मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस मटेरियल को हम लोग हीटर्स में यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आपके सिलेबस में आपको 2 पढ़ना है, 2 तरह के कॉम्बिनेशंस पढ़ने, एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और एक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज़। यहाँ पे क्या है, 2 रेसिस्टर्स है आपके पास, दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, आप इन दोनों एंड पे इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टर लगा दो और ये सेम वोल्टेज लगा दो, सच दैट द करंट वॉन्ट चेंज। तो उस केस में बोलेंगे ये रेसिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, देखो ये जो वोल्टेज है पहले डिवाइड हो रहा है यहाँ पे V1 V2, वी कैन ऐड V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। यहाँ से V किसके बराबर है, I इंटू RS। V1 क्या है, I इंटू R1, V2 क्या है, I इंटू R2, I विल गेट कैंसिल, तो फॉर्मूला फॉर RS इज वॉट, R1 प्लस R2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, करंट रिमेन्स सेम, एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट करना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ RS विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इन द कॉम्बिनेशन। यदि R1 R2 में जो सबसे बड़ा हो उससे भी बड़ा होगा RS का वैल्यू। पैरेलल में क्या होगा, यू कैन सी हियर, दिस इज हाउ वी विल हैव अ सर्किट फॉर पैरेलल। जो वोल्टेज V है वो यहाँ पर सेम होता है, ठीक है। तो जो भी करंट जा रहा है इट विल गेट डिवाइडेड, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, नाउ अगेन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वी विल रिप्लेस दीज 2 विद अ सिंगल रेसिस्टर। नाउ वी कनेक्ट द सेम वोल्टेज सो दैट करंट रिमेन सेम, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, राइट। यहाँ पे I क्या हो रहा है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, व्हाट इज I फ्रॉम है, V बाई RP, what is I1 here, V by R1, what is I2 here, V by R2, V will get cancelled and 1 by R equivalent is what, 1 by R1 plus 1 by R2। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट गेट्स डिवाइडेड, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, जो वोल्टेज यहाँ पर वही वोल्टेज यहाँ पर है, एंड RP इज लेस देन द लीस्ट इन द कॉम्बिनेशन। यहाँ क्या होता है आपके पास, इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगा उससे भी छोटा वैल्यू होता है RP का। नाउ विल स्टडी अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाउ द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। Power. Let's see how we'll study about the concept of power. What is voltage?
work done by charge. So what is work done? Charge into voltage. Power is work done by time. So we put the value here. Q by T is I, so power will be VI. V equals to IR from Ohm's law, so I will get I square R. If we write I by V, I equals to V by R, we will get V square by R. There are different ways of writing power. Unit of power is what? Watts. What is energy? Energy is always power into time, right? So we write power as VI, I square R, V square. We will get the three formulas for energy, right? What is Joule's law of heating? This expression I square RT is taken as what? Joule's law of heating. तो इसमें क्या होगा? You can see here that heat produced in the resistor will be proportional to what? I square will be proportional to resistance, will be proportional to time. Commercial unit of energy, kilowatt hour, right? Kilo is what? 10 to the power 3. What is 1 watt? 1 joule upon 1 second. What is hour? 60 into 60 seconds. Second will get cancelled. So this is basically energy. कितने एनर्जी के बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा. पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करोगे, 10 to the power 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.6 10 to the power 6 joules. So 1 kilowatt is how much? How many joules? 3.6 10 to the power 6 joules.